राजस्थान में राज बदला है, रिवाज कायम रहा है, मगर अभी हम खड़े हैं कपड़ा नगरी यानी कि एशिया के मैनचेस्टर भिलवाड़ा में। अभी हम खड़े हैं गांधी मजदूर सेवालय में। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ऐसी एक शख्सियत है, स्वाधीनता सेनानी है, जिन्होंने भारत के स्वाधीनता का पहला ध्वजारोहण कपड़ा नगरी में किया। तो ऐसी शख्सियत की कर्मभूमि और जो समाधि है वहां हम खड़े हुए हैं। ये रमेश चंद्र जी व्यास की समाधि है, जो पहली बार सांसद बने थे और उसके बाद में अभी भिलवाड़ा के साथ में जिस तरह से राज तो बदल गया, मगर भिलवाड़ा की सूरत कैसे बदले, जिले में कैसे विकास का पहिया आगे बढ़े, इसी को लेकर हमारे बीच में चर्चा के लिए अभी मौजूद है भिलवाड़ा के ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी रूप में हमेशा सक्रिय रहता है। अभी हम बात करते हैं मजदूर लीडर हमारे बीच में दीपक व्यास। दीपक जी, आप इंटेक से जुड़े हुए हैं, आपने और आपका परिवार का जो विरासत में आपको कहीं ना कहीं मिला पॉलिटिक्स का, एक तो कैसे देखते हैं आप और क्या सूरत बदले, इसका क्या होना चाहिए? देखो, भिलवाड़ा एक औद्योगिक नगर है, ये टेक्सटाइल का बहुत बड़ा हब और मिनरल्स का भी बहुत बड़ा हब है। हम तो यही चाहते हैं सरकार जल्दी मजदूरों का, इसमें श्रमिकों का बहुत बड़ा भिलवाड़ा बढ़ाने में योगदान है। तो मजदूरों का एक टेक्सटाइल मजदूरों के लिए यहाँ कॉलोनी होनी चाहिए, उनके वेलफेयर का काम होनी चाहिए, और जो माइंस में जो हमारे मजदूर काम करते हैं उनके भी वेलफेयर का काम होनी चाहिए। सिलोकोसिस बीमारी है जो बड़ी इनमें फैल रही है, तो उनके रोकथाम के काम होने चाहिए। आशा करते हैं कि मजदूरों के हित के काम होंगे। नई सरकार से, आपने कहा टेक्सटाइल सिटी है, तो नई सरकार से टेक्सटाइल के लिए क्या उम्मीद आपको? नई सरकार से टेक्सटाइल की हमें उम्मीद है कि एक तो भिलवाड़ा को टेक्सटाइल पार्क नहीं मिला, तो यहाँ टेक्सटाइल पार्क होना चाहिए। भिलवाड़ा में बहुत संभावना है टेक्सटाइल की, तो यहाँ से लोगों को रोजगार मिलेगा। और एक श्रमिकों की, टेक्सटाइल श्रमिकों की पीड़ा है कि इनका वेतन बहुत कम है हर सेक्टर में। जैसे स्टील सेक्टर ले लो, आप कोयला खदान ले लो, आप माइनिंग का ले लो, लेकिन इसका वेज बोर्ड नहीं बना था। हम चाहते हैं कि इन मजदूरों का भी, टेक्सटाइल मजदूरों का भी वेतन बढ़े, ताकि भिलवाड़ा प्रगति करे। और हमारे बीच में और भी कुछ लोग। भैया, क्या नाम है आपका, कहाँ से आप? रोशन सालवी, और मैं मांडल विधानसभा से हूँ। मांडल में ऐसी क्या है भिलवाड़ा के सातों विधानसभा में जिस तरह से बदलाव हुआ और जिस तरह से जनता ने चुना, तो अब आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या होना चाहिए ऐसा काम जो मील का पत्थर हो? मांडल में तकरीबन सब काम हो चुका है। हम ये चाहेंगे कि जो भी अब बने हैं वो रोड, लाइट, जो बुनियादी आवश्यकताएं उन पर ध्यान दे, तो दशा और दिशा चेंज हो सकती है। और क्या ऐसी बात है जिसको लेकर, जैसे रोड वाली बात तो होगी, विकास तो सभी करते हैं, जो भी आएंगे सब दावा कर रहे हैं भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर ऐसा क्या काम है जो आपको लगता है कि मांडल में अभी होना बाकी रह गया है? गरीबों के लिए, जैसे कि बहुत सारे ऐसे हैं जिनका आवाज़ नहीं है, तो खुद का अगर एक आशियाना हो तो ये विकास के रूप में एक बहुत बड़ा योगदान होगा। भाजपा ने इस बार अपना सीएम बनाया युवा को। अभी हमारे बीच में युवा है विजयपाल सिंह, और जो खुद छात्र संघ अध्यक्ष रहे। विजयपाल जी, क्या ऐसा है जिस तरह से बहुत सी बातें हो रही है परीक्षाओं को लेकर, पेपर लीक को लेकर, एसआईटी गठित कर दी, और क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अभी जो हाल ही में नई सरकार बनी है, भजनलाल सरकार, इसमें सरकार तो बन गई है, पर अब बहुत सारी चुनौतियां इनके सामने हैं। सबसे पहले, मैं युवा वर्ग से आता हूं, मैं छात्र संघ अध्यक्ष हूं, तो युवाओं की सबसे पहली पीड़ा थी पेपर लीक। कांग्रेस के पिछले 5 साल में 18 पेपर लीक हुए हैं, तो इस पेपर लीक से युवा वर्ग कहीं ना कहीं ज्यादा परेशान है। इस बार के चुनाव में 22,71,000 नए मतदाता थे, और इसमें से 90% मतदाताओं ने भाजपा को वोट दिया। क्यों दिया? क्योंकि पिछले 5 साल में 18 पेपर लीक हुए, और पेपर लीक तो हुए, परंतु आरपीएससी जैसी बड़ी संवैधानिक संस्था के जो सदस्य हैं कटारा, उन्होंने भी पेपर लीक में अपनी भूमिका निभाई। जैसे सुरेश ढाका थे, चीजें तो हो गई विजयपाल सिंह की, इनसे सुधार की आवश्यकता, सुधार की वही आवश्यकता है कि भजनलाल सरकार को सुधार के लिए जो एसआईटी गठित की, वो एसआईटी नियमित काम करे, आरपीएससी में राजनीतिक नियुक्ता ना हो, क्योंकि राजनीतिक जो नियुक्ता होती है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। इसमें पढ़े लिखे लोग आए आरपीएससी में, तब जाके युवाओं को विश्वास होगा, क्योंकि पिछले 18 जो पेपर लीक हुए हैं इसमें कहीं ना कहीं युवा परेशान है, और कई युवाओं ने आत्महत्या भी करी है। तो उन्होंने और उनके परिवारजनों ने भी इसमें भाजपा को वोट दिया है, भजनलाल जी को सीएम बनाया है। और एक छोटा सा मुद्दा है कि भाई राजस्थान राजस्व में अभी पिछड़ रहा है। राजस्थान के पास अभी 1.14 लाख राजस्व है, जबकि 1.30 लाख करोड़ लोग मतलब राजस्थान को देना होता है, चाहे पेंशन में हो चाहे वेतन में हो। तो भजनलाल सरकार राजस्व कैसे मैनेज करता है, ये भी भजनलाल सरकार के पास एक बड़ी चुनौती रहेगी। आप तो छात्र नेता हो, मैं पूछना चाहता हूँ, पेपर लीक पे आपने इतना सब कुछ बोल दिया, बेरोजगारी का जैसा विशेष मुद्दा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? बेरोजगारी के लिए सरकार को जल्दी से जल्दी वैकेंसियां लानी चाहिए। अभी जो वैकेंसी प्रस्तावित है, 27 जनवरी को आरएस मेंस और 7 जनवरी को असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम है। सबसे पहले तो इन एग्जामों को 6 महीने आगे बढ़ाओ,
ताकि जो पहले पेपर लीक जो माफिया है वो पेपर बन चुके हैं। जो आरपीएससी की गोपनीय शाखा है वो तो अभी भी पहले सरकार के अंडर में ही है। इन गोपनीय शाखा को चेंज करें और जहां पेपर बनते हैं वहां पर भी अपने विश्वस्त आदमी लगाकर 6 महीने इन एग्जाम को आगे करके फिर से एग्जाम की डेट घोषित करें, तब जाके जो युवा बेरोजगार हैं उनके मन में कहीं ना कहीं संबल मिलेगा और वो नई सरकार के प्रति एक विश्वासित रहेंगे। अब देखिए, एक छात्र नेता है जिसका स्पष्ट कहना है कि जितनी भी अभी आने वाले समय वैकेंसियां उनके पेपर किसी न किसी तरह से 6 महीने आगे बढ़ाने चाहिए। अभी हमारे बीच में आजाद शर्मा है, खुद अधिवक्ता है और पिछले 1-1.5 साल से लगातार शहर की सड़कों को नाप रहे हैं, किसी न किसी तरह से कोई ना कोई समस्या उठाते आ रहे हैं। आजाद जी, आपके हिसाब से ऐसा क्या काम है जो भीलवाड़ा में सरकार बदलने के साथ में सूरत बदलने वाला काम हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं आपके माध्यम से आदरणीय भजन लाल जी शर्मा जो मुख्यमंत्री बने हैं, हमारे राजस्थान के कार्यकर्ता हैं, नब्ज जानते हैं, राजस्थान के प्रत्येक कार्यकर्ता को पहचानते हैं। इस भीलवाड़ा में यदि नब्ज बदलनी है भीलवाड़ा की सरकार को, तो मैं तो सबसे पहले मांग करता हूं कि भीलवाड़ा संभाग बने। देखिए, भीलवाड़ा के टुकड़े करके पिछली सरकार ने कई जिले बना दिए। हमारा कुछ हिस्सा ब्यावर में चला गया, हमारा कुछ हिस्सा शाहपुरा में जो है जिला बन गया। अब मैं चाहता हूं कि सबसे पहले भीलवाड़ा अगर संभाग बनता है तो इतने सारे डिपार्टमेंट इस भीलवाड़ा में आने वाले, भीलवाड़ा का चहुमुखी विकास अगर भीलवाड़ा संभाग बनता है तो निश्चित रूप से होगा। और जो बेरोजगारी की बात आप कर रहे थे, देखिए, बेरोजगारी को दूर करना है तो तकनीकी विश्वविद्यालय इस भीलवाड़ा में खुलना चाहिए। आज हम बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं, एमकॉम करते हैं, बीएड करते हैं, एमएड करते हैं, लेकिन उसके बाद भी रोजगार नहीं। उसके बाद भी 5,000 रुपए में हमारी कोई भाई हमारा बहन नौकरी करती हुई मिलती है, 5,000 रुपए में प्राइवेट स्कूल में। अगर तकनीकी विश्वविद्यालय इस भीलवाड़ा में खुलता है तो जो व्यक्ति उस विश्वविद्यालय में जो भी कोर्स करेगा उसके बाद उसका वेतन तय होगा कि आप ये कोर्स करते हैं आपको 20,000 मिलेगा, आप ये कोर्स करते हैं आपको 30,000 मिलेगा, ये कोर्स करते हैं आपको 50,000 मिलेगा। अगर तकनीकी विश्वविद्यालय भीलवाड़ा को मिलता है तो निश्चित रूप से बेरोजगारी पर भी अंकुश लगेगा और हमारे यहाँ ऐसे लोग होंगे जिनको तकनीकी ज्ञान होगा और वो भीलवाड़ा को आगे बढ़ाने में अपनी योग्यता साबित कर सकेंगे। इसके अलावा हमारे भीलवाड़ा में जिस प्रकार आप मान लीजिए कि अस्पताल है, मात्र भीलवाड़ा में एक अस्पताल है, एमजी हॉस्पिटल। वहां मान लीजिए पुर से कोई व्यक्ति चल करके आता है तो उसको आधा घंटा लगता है। अगर कोई पेशेंट सीरियस है तो वो रास्ते में आते आते ही चला जाता है। उसको रोकने के लिए पटरी के उस तरफ भी हमें एक बहुत बड़े अस्पताल की जरूरत है जो सेकंड एमजी हॉस्पिटल बने और वहां इस प्रकार के बेड और इस प्रकार की जो मेडिसिटी की जगह है वहां पर एक सरकारी अस्पताल मिले ताकि वहां रहने वाले हमारे मजदूर भाइयों बहनों को सस्ता इलाज मिल सके। अगर वहां अगर प्राइवेट हॉस्पिटल आता है तो निश्चित रूप से उनकी जेब कटने वाली है। आज सरकारी अस्पताल की व्यवस्था है सुधरे, उसको लेकर के काम होना चाहिए। हमारे यहाँ सीटी स्कैन की मशीन तो लग जाती है लेकिन जब जरूरत होती है तो वो खराब हो जाती है। इन सब पर जरूरत है कि सरकार चुस्ती से काम करे और सारी चीजों पर हमारे यहाँ जिस प्रकार ट्रैफिक जाम होता है, ओवरब्रिज की नितांत आवश्यकता है। हमने बहुत तरीके से ओवरब्रिज का मुद्दा भी इस भीलवाड़ा शहर में उठाया कि जब भी रेलवे फाटक बंद होती है, अभी जिस प्रकार का काम पुलिस विभाग ने किया है, मुझे तो उनकी सोच पर हंसी आती है कि आपको जब ओवरब्रिज बनाना था आपने ओवरब्रिज बनाया नहीं। अब जब बेचारा 4 व्हीलर वाला लेकर के गाड़ी अंडरब्रिज के नीचे से निकलता था आपने उसका भी रास्ता बंद कर दिया और जबरदस्ती आपने रामधाम वाली रोड पर जो है ट्रैफिक बढ़ा दिया। इसके अलावा हमारे यहाँ जरूरत है, जो हमारे यहाँ सीवरेज का काम हुआ है, 700 करोड़ रुपया सीवरेज के जो कंपनी काम करने वाली उसको भुगतान कर दिया गया और आज भी हमारे यहाँ कनेक्शन नहीं हुए सीवरेज के। और जितने हमारे ऊंचे नीचे ढक्कन सीवरेज में लगाए हैं, प्रत्येक नागरिक आज बीमारी से परेशान है और कहीं ना कहीं उसकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कोई हमारी बहन गिर जाती है। और ये सारी जो दोष है उसके खिलाफ भी काम करने की जरूरत है कि जब सरकार पैसा दे रही तो उसको सही जगह पैसा लगना चाहिए। अगर एक भी रुपया सरकार का कोई अधिकारी कर्मचारी कोई नेता खाता है तो उसको जेल होनी चाहिए। हमारा कानून और सख्त बनना चाहिए। इसको लेकर के राजस्थान में काम करने की जरूरत है, भीलवाड़ा में काम करने की जरूरत है ताकि हमारी सरकार सीरत और सूरत बदलने वाली हो। ये मेरा आग्रह है सरकार से। ये थे आजाद शर्मा। देखिए, अब उन्होंने स्पष्ट कहा कि तकनीकी शिक्षा का भी ध्यान देना होगा, साथ में उन्होंने शहर की समस्याएं गिनाई है। अब हमारे बीच में एक ऐसे मजदूर लीडर है जो पिछले करीब 3 दशक से तो मैं देख रहा हूं उनको कहीं ना कहीं धरातल पर संघर्ष करते हुए दिखते हैं। भले राज किसी का भी हो, भले किसी का भी राज हो, भले भाजपा का राज हो, भले कांग्रेस का राज। प्रभात सिंह भाई साहब, जिस तरह से आप मजदूरों के बीच में काम कर रहे हो, मजदूरों की शहर है,
लाख सवा लाख मजदूर हैं। मजदूरों का हालात वैसा का वैसा ही बना हुआ है। आपको भी बरस हो गए मेरे को देखते हुए, संघर्ष करते हुए। क्या ऐसा हो जिससे मजदूरों की सेहत भी बदले और सूरत भी बदले? भाई साहब देखिए क्या है कि हम तो भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता है, बरसों से हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो भी सरकार बनती है, जैसे भी आते हैं, हर नेता आएगा अपनी अपनी बात कह जाएगा। मैनिफेस्टो में अपनी बात लेते हैं, मजदूरों के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार सबसे ज़्यादा शोषण करने वाला आज की तारीख में सरकार हो रही है। जितने भी मानदेय कर्मी हैं अल्प वेतन में उनके न्यूनतम वेतन से भी कम वेतन दे करके उनका शोषण कर रहे हैं और उनसे काम ले रहे हैं। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। गांव में काम करने वाली आंगनबाड़ी की बहन 5500 कार्यकर्ताएं हैं। छोटी से छोटी योजना सरकार की अगर उसको इम्प्लीमेंट कौन करने वाली है तो वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा और ग्राम साथी है, लेकिन उनका मानदेय लेस देन मिनिमम वेजेज है। बरसों से सरकार एक ही बात करी है, हाँ हम करेंगे, हमारी सरकार आते ही हम ये करेंगे, और आते ही सरकार बैठने के बाद सब भूल जाते हैं। ये महिला आरक्षण और फलाना, ये जो ड्रामेबाजी हो रही है, ये ड्रामेबाजी बेकार है। तो सबसे ज़्यादा मानदेय कर्मी, संविदा कर्मी, आप कहीं चले जाओ, चिकित्सालय में चले जाओ, शिक्षा विभाग में चले जाओ, सरकार के किसी महकमे में चले जाओ, 6000-7000 में बेचारे ग्रेजुएटों का शोषण हो रहा है। तो सरकार कोई ऐसी योजना क्यों नहीं बनाती? योजना बना करके उनको शोषण से मुक्त करना चाहिए। जब तक मजदूर खड़ा है तो ये देश खड़ा, मेरा ऐसा मानना है। और अगर मजदूर मर गया तो आपकी इंडस्ट्री भी नहीं चल पाएगी, सरकारें भी नहीं चल पाएगी। ये मजदूर लीडर थे प्रभाष चौधरी, जिनका कहना है कि जिस तरह से मजदूरों के स्वाभिमान की लड़ाई है और स्वाभिमान के साथ में मजदूर अपना पेट भरना चाहता है। हमारे बीच में एक समाज सेवी है कैलाश सोनी, उनसे पूछे कैलाश जी, जिस तरह से आप भी काफी समय से भीलवाड़ा में कुछ न कुछ करते आए हो, कहीं ना कहीं हरकत दिखती रहती है, क्या ऐसी आवश्यकता है जिसकी सख्त जरूरत है जिससे शहर सुधर सकता है? आज की सबसे मूलभूत आवश्यकता है पानी, जो हर नागरिक का, जिसका अधिकार है पानी पीने का, स्वच्छ पानी पीने का। लेकिन बहुत ही दुख की बात है, भीलवाड़ा शहर की लगभग 70 निजी कॉलोनियां, जिसमें हजारों की संख्या में परिवार निवासरत हैं, वो पीने के पानी के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। उनको भटकना पड़ता है दर दर इस पानी के लिए। कहीं नलकूप की व्यवस्था, कहीं टैंकों की व्यवस्था, ऐसे करके पानी को पीने के लिए वो मजबूर हैं। जबकि भीलवाड़ा शहर में चंबल का पानी लाखों करोड़ों रुपए की योजना से भीलवाड़ा में आया, लेकिन बहुत ही दुख का विषय है, इन परिवारों को आज तक केवल और केवल भरोसा मिला है कि पानी मिल जाएगा, लेकिन अब तक पानी नहीं मिला। भजन लाल की जो सरकार अब आई है, पूरी मेजोरिटी के साथ में है, और मैं ये कहना चाहूंगा कि उनको सबसे पहले चंबल का पानी प्रत्येक परिवार को मिले, ऐसी मूलभूत आवश्यकता। दूसरी मूलभूत आवश्यकता, क्योंकि एशिया की नंबर 1 मंडी है यहाँ पे, और कपड़ा मंडी विश्व विख्यात है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि यहाँ जो मूलभूत आवश्यकताएं होनी चाहिए और जो व्यापार को, उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए एक कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए, वो ये प्रोग्राम यहाँ सरकार नहीं दे पाई है। टेक्सटाइल पार्क जो भीलवाड़ा शहर का हक था, भीलवाड़ा का हक था, वो भी उठाकर दूसरी स्थान भेज दिया। बड़े दुख की बात है, भीलवाड़ा का हक को मार दिया गया। मैं ये कहना चाहूंगा, टेक्सटाइल पार्क के लिए हमने पूरी पुरजोर लड़ाई लड़ी, हर जगह संगठन से, हर जगह हमने मांग की, सरकार से हमने मांग की, राजस्थानी जनमंच के माध्यम से, लेकिन बहुत ही दुख का विषय है, राजनीतिक पराकाष्ठा को देखते हुए और अपने स्वार्थ को देखते हुए माननीय गहलोत जी ने उसको टेक्सटाइल पार्क को दूसरी जगह शिफ्ट करने का पूरा प्रयास किया। अधिवक्ता हैं गोपाल जी सोनी हमारे बीच में, खुद छात्र संघ में उपाध्यक्ष रहे किसी समय में MLB कॉलेज में। गोपाल जी, क्या है ऐसा शहर के बीच में आपका कोर्ट चलता है, आप रोज शहर में से होके गुजरते हैं, ऐसा क्या करना चाहिए जिससे शहर का रंग रूप बदले और शहर की सूरत बदले? देखिए भाई साहब, भीलवाड़ा में जो न्यायालय परिसर है, ये न्यायालय परिसर भीलवाड़ा के बीचम बीच में है। इस वजह से लगातार पार्किंग की व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती है, और छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं या वाहन जो रोड पर खड़े रहते हैं, उससे सभी व्यक्तियों को परेशानी होती है। हम लोगों ने लगातार पिछले कई सालों से मांग की है कि हमारे पास में जो क्वार्टर है, सरकारी क्वार्टर, SP बंगला, कलेक्टर बंगले के पास में जो है संपत्ति है, उसे हमको देकर इनको जो जेल की जगह या अन्य जगह शिफ्ट किया जाए, इन सरकारी बंगलों को। लेकिन चूंकि पूंजीपति वर्ग सरकार पर हमेशा अधिभावी रहा है और उसी के प्रभाव से वह हमारा कार्य नहीं होने देना चाहते। दूसरी बात, आपने कहा भीलवाड़ा विकास कैसे होगा। जिले के विकास के लिए मैं बात करूँ तो भीलवाड़ा को संभाग बनाना चाहिए, क्योंकि संभाग बनने पर भीलवाड़ा में कई रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। और भीलवाड़ा जिले की बात करो तो भीलवाड़ा जिले का जो टेक्सटाइल पार्क था वह मिलना चाहिए। और जहाँ पर हम रोडवेज बस स्टैंड की बात करें
भीलवाड़ा का रोडवेज बस स्टैंड भी शहर के बीच में स्थित है। यहाँ भी लगातार यातायात प्रभावित रहता है और जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं वैसी व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती है। और हम लोग देखते हैं कि पिछले कई वर्षों से, पिछले करीब 25-30 वर्ष जब से होश संभला, सरकार अपनी योजनाएं जनता तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास नहीं कर पाते हैं और जनता तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पाती है। मैं माननीय भजन लाल जी जो पहली बार विधायक बने हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप चूंकि जैसा कि सर्वविदित हो रहा है कि आप जनता के बीच में रहें, तो आप लगातार नीचे की नब्ज को टटोलते हुए गरीब को, असहाय को, पीड़ित को, हर व्यक्ति को लाभ मिले, ऐसा कार्य करें। अब देखिए, भिलवाड़ा समाचार प्लस ने एक अभियान शुरू किया है सूरत बदलने का। इस अभियान के तहत अभी हम भिलवाड़ा में मजदूर संघ में खड़े हैं, गांधी मजदूर सेवालय में। यहाँ पे काफी संख्या में लोग हैं जिनसे हमने जाना है। राज बदल रहा है नहीं है, राज बदल रहा है, मगर सूरत भी साथ के साथ बदलनी चाहिए। इसी को देखते हुए, इसी सोच के साथ में समाचार प्लस आम जन तक पहुंच रहा है। समाचार प्लस जानना चाहता है कैसे प्रदेश की सूरत भी बदले। अभी हमारे बीच में एक व्यापारी मौजूद है, पितले जी, जिस तरह से लगातार हर बार 5 साल में जब सरकार बदल जाती है तो रिवाज तो कायम है, राज बदल रहा है। आप कैसे चाहते हैं कि राजस्थान की सूरत भी बदले? मैं चाहता हूँ, राजस्थान की बात तो नहीं, लेकिन भिलवाड़ा में मैं चाहता हूँ कि एक तो यहाँ भिलवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ मजदूरों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं चाहता हूँ कि जो फैक्ट्री में भर्ती होती है ना, एक तो उनकी स्थायी भर्ती और ठेके पद्धति बंद होनी चाहिए, ताकि उन मजदूरों का रहन सहन, उनका खान पीन, रहन सहन सुधर सके, क्योंकि बहुत मामूली पैसे में उनको भर्ती किया जाता है, वहाँ पर भेजा जाता है। तो ये स्थायी भर्ती होनी चाहिए। दूसरी, रोडवेज बस स्टैंड अब यहाँ से हटना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर इतनी भीड़ रहती है कि वहाँ रोज़ जाम लग जाता है। तो जो पहले वहाँ पे रोडवेज बस स्टैंड के लिए ज़मीन भी का उद्घाटन भी किया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं। और बाकी ये जो अतिक्रमण है, जगह गाड़ियाँ बीच में खड़ी करते थे लोग, और उसको हटनी चाहिए। इसके लिए मतलब पुलिस को सक्रिय रहना पड़ेगा। मैं बीच में छात्र नेता भी मौजूद है। धवल जी, आप खुद छात्र संघ अध्यक्ष हैं, छात्रों की समस्याओं से सबसे ज्यादा रूबरू इस समय कोई होता हो तो आप होते होंगे। क्या लगता है, ऐसा छात्रों की ऐसी कौन सी पीड़ा है जिसका निवारण नई सरकार के गठन के साथ छात्रों को उम्मीद है, या छात्रों के बल ज्यादा हो गया है, इसमें कोई ना कोई समाधान होगा? बिल्कुल, मैं छात्र संघ अध्यक्ष हूँ, और जो भिलवाड़ा की जो सबसे बड़ी जो छात्रों की समस्या है, वो सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ जो भिलवाड़ा, इतना बड़ा भिलवाड़ा, और इस भिलवाड़ा के अंदर अगर प्राइवेट और सरकारी अगर महाविद्यालयों की मैं बात करूँ तो उनकी संख्या 50 से अधिक है, और वहाँ लाखों की संख्या में विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। परंतु इस भिलवाड़ा के अंदर विश्वविद्यालय नहीं है। जो विद्यार्थी है, जो उनका विश्वविद्यालय अजमेर है, जो कि भिलवाड़ा से 150 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो विद्यार्थियों को यहाँ वहाँ आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है, और यूनिवर्सिटी से बहुत से काम होते हैं जिनमें विद्यार्थियों को समस्या होती है। तो सबसे बड़ी इस भिलवाड़ा की अगर विद्यार्थियों की कोई सबसे बड़ी मांग है, तो वो है कि भिलवाड़ा के अंदर विश्वविद्यालय खुले, ताकि जो विद्यार्थी है, जो अपनी जो उच्च शिक्षा है, उनके अंदर उन विद्यार्थियों को आसानी हो सके। और विश्वविद्यालय के अंदर जैसा कि तकनीकी और डिग्री कॉलेज और जो जितनी भी जो डिग्रियां होती है उस विश्वविद्यालय के अंदर हो, तो विद्यार्थियों को आसानी होगी। और दूसरी बड़ी जो सबसे बड़ी मांग है, भिलवाड़ा नहीं अभी तो पूरे राजस्थान के विद्यार्थियों की मांग है कि जो कॉलेज में जो सरकार है, वो जो शिक्षकों की भर्तियां पूरी नहीं करी है। इस राजस्थान के अंदर, भिलवाड़ा के अंदर, अगर मैं एक MLU कॉलेज की बात करूं तो यहाँ कम से कम 10,000 से अधिक रेगुलर विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, परंतु शिक्षक व्याख्याताओं की संख्या वहाँ 30 से 40 है। तो सरकार को नई भर्तियां चालू करके जो पर्याप्त व्याख्याताओं की भर्ती करनी चाहिए। और अभी पिछली सरकार के अंदर हमने देखा कि सरकार ने अपने विधायकों की नंबर बढ़ाने के लिए, उनके विकास के नंबर बढ़ाने के लिए जगह जगह महाविद्यालय खोल दिए, परंतु बहुत से महाविद्यालय ऐसे हैं जो कई पुरानी जर्जर जो विद्यालय की बिल्डिंग है, उन विद्यालय की बिल्डिंगों के अंदर वो महाविद्यालय चल रहे हैं। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ विद्यालय और महाविद्यालय दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो जो नई सरकार है, उनसे आशा है कि आप अधिक से अधिक संख्या में व्याख्याताओं की भर्ती भी करेंगे, और जो महाविद्यालय खुले हैं उनके अंदर महाविद्यालय की नई बिल्डिंगें बना के, और जो महाविद्यालय का जो वातावरण होता है, वो एक जो अपन कहते हैं कि युवा अभी का नागरिक है, और इस देश में सबसे ज्यादा युवा है। तो जो अगर युवा नहीं पढ़ेगा तो ये देश के विकास में कैसे योगदान करेगा। तो सबसे उस महाविद्यालय खोल तो दिए, पर उनकी जो बिल्डिंग है वो सुचारू रूप से होनी चाहिए, और व्याख्याता सुचारू रूप से होने चाहिए, ताकि
विद्यार्थी आसानी से अध्ययन कर सके। तो एक छात्र नेता ने बताई अपनी पीड़ा, किस तरह से पिछली सरकार ने विकास के मापदंड तय करने के नाम पर जगह जगह पे महाविद्यालय तो खोल दिए पर वहाँ पर स्टाफ नहीं है, वहाँ पर जिस तरह से समस्या आ रही है इसको एक इंगित किया है। हमारे बीच में कुछ समाज सेवी मौजूद है। वकील साहब, क्या चाहते हैं आप कि ऐसा बदलाव हो जिससे प्रदेश की और भीलवाड़ा की सूरत बदले? जब कोई उल्लेख करेगा बलिदानी परिपाटी का, जब कोई उल्लेख करेगा बलिदानी परिपाटी का, स्वर्ग भूमि से भी पवित्र सोनित संचित माटी का, और जब कोई उल्लेख करेगा शक्ति, शौर्य और शहादत का, सबसे ऊपर नाम रहेगा मेरी मेवाड़ी माटी का। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो देवांश और यशस्वी जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं भजन लाल जी, उनको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और जिस प्रकार जनता ने उनको समर्थन दिया है उसी प्रकार उनसे निवेदन करता हूं कि वो जनता की जो उस पर खड़े उतरे। और इसी उपलक्ष्य में मैं आप भीलवाड़ा की जनता के बारे में और भीलवाड़ा की जो समस्या है उसके बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूं कि सबसे पहले जो हमारे देवांश प्रधानमंत्री है उनका एक ही मोटो है कि स्वच्छता। और जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि वंदे भारत जो ट्रेन यहां से गुजर रही है और ये टेक्सटाइल सिटी है, यहां पर देश विदेश से व्यापारी आते हैं, और ये जब टेक्सटाइल और जब रेलवे स्टेशन के हालत देखते हैं तो एक यहाँ सफाई की पूरी व्यवस्था नहीं है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इसको एक हाईटेक करे रेलवे स्टेशन को। और दूसरा जो अपना परिवहन जो रोडवेज बस स्टैंड है इसको या तो दूसरी जगह स्थापित करे या यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है तो इसको मॉडिफाई करे। और तीसरा है कि जैसे मैं अधिवक्ता हूं तो कोर्ट के अंदर जो ये कोर्ट में जो बिल्डिंगें चल रही है किराए के ऊपर, इनको या तो जो ये सरकारी क्वार्टर्स है इनको खाली करवा के इस बिल्डिंग को अच्छा बनाया जाए। और तीसरा है कि जो बेरोजगारों की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर भी उनको फोकस करना चाहिए। और आरपीएससी की नई नई भर्तियां हर विभाग में वैकेंसियां निकालनी चाहिए और उनका सॉर्ट आउट करना चाहिए। और जो मूलभूत जो आवश्यकता है पानी की और बिजली की, इन पे भी फोकस करना चाहिए। भारत माता की जय। हमारे बीच में और भी अधिवक्ता हैं। जिस तरह से आप छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे, क्या ऐसा लगता है आपको कि ऐसा कुछ होगा तो इससे बदलाव हो जाएगा? मैं नई सरकार से ये मांग करूंगा कि भीलवाड़ा यूआईटी जो कि वर्षों से भ्रष्टाचारियों को और भूमाफियों का अड्डा बन चुकी है, आम जनता मीडिया में भी कितनी बार आ चुका है, आप किसी भी आदमी से पूछ लो, इस यूआईटी की कार्यप्रणाली से भारी पीड़ित है। भूमाफियों के काम घर बैठे होते हैं, ये जंगल में कॉलोनी काटते हैं तो भी इनके 100-200 फीट रोड बन जाती है। और जो यूआईटी के द्वारा जो पहले से ऑलरेडी कॉलोनी कटी हुई है वो रोटी पानी बिजली जैसी सुविधाओं से महरूम, जैसे नेहरू विहार है, पटेल नगर है। और भूमाफियाओं की 90 जैसी बड़ी योजना आसानी से हो जाती है। आम आदमी नामांतरण, भवन निर्माण स्वीकृति, जो छोटे से काम है जो इनका हक है, जिनसे इनको सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है, पट्टे बनाना, इनके लिए चक्कर काटते रह जाते हैं, इनके काम नहीं होते हैं, इनकी फाइलें गुम हो जाती है। और तो इसलिए मैं चाहता हूँ नई सरकार से इस यूआईटी की कार्यप्रणाली को पूरी तरह से चेंज करे तो भीलवाड़ा जनता का बहुत भला होगा। स्टाफ भी बिल्कुल परिवर्तन करो, वर्षों से जमा है, इसमें कोई नई नीति लाए जो भी आम जनता समझती नहीं है, सरकार समझती है। हमारे बीच में पूर्व छात्र नेता भी मौजूद है। अब इससे क्या ऐसा होना चाहिए जो, या क्या ऐसी समस्या आपको लगता है जिस पे सबसे पहले प्राथमिकता से काम होना चाहिए? भीलवाड़ा में बहुत सी समस्याएं हैं और पिछली बार राजस्थान सरकार जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक भीलवाड़ा कोठरी के अंदर है ना बालिका की है ना हत्या हुई थी, उसको जलाकर उसकी है ना हत्या कर दी गई थी। तो मैं तो अभी जो राजस्थान में सरकार बनी है और वर्तमान में जो भीलवाड़ा के जो नेतृत्व जो कर रहे हैं नेता लोग, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो महिला सुरक्षा और आम जो जन में जो अपराधी है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करे, आम जनता में ये राहत महसूस करे कि सरकार में परिवर्तन आया है, अपराधियों में डर होगा, भय होगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा उनमें महसूस होना चाहिए कि सरकार बदल गई है, अब सरकार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मंशा रखती है। सरकार बदल गई है और अपराधियों में कार्रवाई करने की मंशा रखती है, मंसूबा है सरकार का, ऐसा प्रतीत होना चाहिए, सरकार बदलने का एहसास होना चाहिए। ऐसी एक बात युवा ने उठाई है। हमारे बीच में कुछ मजदूर भी है। क्या लगता है आपको, ऐसा है जो आप मजदूर है, खुद आप और श्रमिक वर्ग से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है आपको? मैं 20 सालों से इंटेक से जुड़ा हुआ हूँ, प्रोसेस में कार्यरत रहा हूँ, प्रोसेस का महामंत्री रहा हूँ। मैं कुछ समस्या ऐसी है जो आज तक किसी भी सरकार ने, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की रही हो, किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज यहाँ का जो मजदूर वर्ग है वह इतना शोषित है कि न्यूनतम जो आता है उससे भी कम न्यूनतम वेतन में यहाँ के मजदूर काम कर रहे हैं। बड़ी शर्म की बात ये होती है कि कार मोटरसाइकिल को छोड़ो, 12 महीने की तनख्वाह को इकट्ठी करके आदमी मजदूर साइकिल नहीं खरीद सकता। आज जिनको 58 साल की हो गई, 25-25, 30 साल से काम कर रहे हैं, उनको 7,000, 8,000 वेतन में आदमी काम कर रहा है। दूसरी बात सबसे बड़ी, एक मैं आपको सामने एक आपके माध्यम से एक बात कहूँगा
कि रोडवेज बस स्टैंड पे जो स्थायी चौकी खोल रखी है वहाँ पर अधिकांश तौर पर कोई पुलिसकर्मी कभी नहीं रहता है। आम आदमी की जेब कट जाती है, रात में महिला भी वहाँ रहती है, कोई भी घटना दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इन पर विशेष तवज्जो दी जाए सरकार से। जब राजेंद्र भट्ट साहब आए थे उस समय भी मैंने पुलिस चौकी वाला मैटर उनके सामने उठाया था, लेकिन उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके न्यूनतम वेज जो आता है उसके नाम पर सिर्फ नरेगा मजदूरों का वेतन बढ़ाया जाता है, लेकिन उसको फैक्ट्री एक्ट में नियम संशोधन नहीं किए जाते। तो जहाँ तक हो सके एक बालिकाओं की सुरक्षा के लिए जितना हो सके सरकार को करना चाहिए, क्योंकि आजकल बालिकाओं से अपन चाहते हैं, कई बार को लोग कहते हैं कि यार वो लड़की ही ऐसी थी, लेकिन छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी ऐसी दुर्घटनाएं हो रही है जो शर्मदायक होती हैं। इसलिए सरकार से मैं एक ही प्रार्थना करूंगा कि अच्छा सकुशल प्रशासन दे और न्यायोचित काम करे। तो अब आप देख सकते हैं ये जो समाचार प्लस ने एक पहल की है कि सरकार बदल गई है, रिवाज कायम रहा है, साथ साथ में सूरत भी बदलनी चाहिए प्रदेश की। इसी उम्मीद के साथ में भीलवाड़ा के लोग लगातार नई सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं। अब देखना ये होगा कि लोगों की उम्मीदें तो इस नई सरकार से बहुत सारी है, मगर ये जो भजन लाल शर्मा की सरकार है ये लोगों की उम्मीदों पे कितना खरा उतर पाएगी ये तो आने वाला समय बताएगा। नवीन जोशी, समाचार प्लस, भीलवाड़ा।